टॉपिक है हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? सी, एक तो होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम लोग इसमें वो चीजों को एक्सक्लूड कर देते हैं, उन चीजों को जो कि काफी ज्यादा वल्नरेबल होती है, मतलब कि काफी ज्यादा एकदम से उनके प्राइस शूट अप कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम फूड और फ्यूल को हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है ओवरऑल इन्फ्लेशन जो हम लोग मेजर करते हैं, उसमें फूड भी फ्यूल भी सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो आप लोगों को एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना याद रखना है कि कोर इन्फ्लेशन में हम लोग फूड और फ्यूल को इंक्लूड नहीं करते। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन आर कैलकुलेटेड बोथ एट डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई, दोनों लेवल पे मेजर किए जाते हैं। क्या डिफरेंस है डब्ल्यूपीआई सीपीआई में? हम लोग लास्ट वाली वीडियो में देख चुके हैं, राइट। डब्ल्यूपीआई में हम लोग सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हमें होलसेल पे देखना होता है, राइट। लेकिन कंज्यूमर को कितने का पड़ रहा है उसमें तो हम लोग सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करते हैं। और जो आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की 4 ± 2%, ठीक है, 4 ± 2%, यानी कि 2 से लेके 6% की रेंज में होना चाहिए। तो ये जो आरबीआई करता है ये सीपीआई कंबाइंड का करता है। सीपीआई कंबाइंड कंबाइंड में हम रूरल अर्बन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन अलग अलग है। रीजन क्या है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, गांव के जो लोग हैं ना उनकी अलग रिक्वायरमेंट होगी, अर्बन वालों की अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए उनकी बास्केट भी अलग है कि वो किस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं, किस तरह की चीजों को प्रायोरिटी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मेजर से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी इकोनॉमी में? परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। जब भी सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है ना, तो वो क्या करता है? वो परचेस करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, यानी कि पब्लिक के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी उनसे वापिस ले लेगा और इनको पैसा दे देगा, तो इकोनॉमिक मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, फर्स्ट ठीक है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, इससे मनी सप्लाई रिड्यूस होगा ना कि इंक्रीज होगा। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल बैंक जो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक से बोरो करती है, और फिर गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स के थ्रू मार्केट में पैसे को डालते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई स्कीम चला दी, उससे भी तो मार्केट में पैसा आ रहा है, या कोई लेट से एमजी नरेगा में फंड में दे दिया, तो वो भी तो मार्केट में आ रहा है ना पैसा एक तरह से। तो थर्ड भी ठीक है। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, आरबीआई सेल कर रहा है। सेल करने का मतलब क्या हो गया? आरबीआई बेच रहा है किसको? पब्लिक को। पब्लिक को बेचेगा तो पब्लिक पैसा वापस देगी, यानी पैसा वापस देगी ना अगर आप लोग कुछ बेचोगे तो यहाँ से तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है। तो फोर्थ भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सेक्टर रियल इकोनॉमी, मतलब रियल इकोनॉमी के अंडर आती है? कौन सी एक्टिविटी रियल रियल सेक्टर के अंडर आती है? रियल सेक्टर बेसिकली वो वाला सेक्टर जिससे इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा हो। अब अगर आप लोग देखोगे थर्ड और फोर्थ, ये बोल रहे हैं कॉर्पोरेट बॉडी है जो कि रुपए डिनोमिनेटेड बॉन्ड को इश्यू करे ओवरसीज, और ये कमर्शियल बैंक है जो कि लैंडिंग मनी टू ए ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे पैसों का लेन देन हो रहा है, सच कुछ इकोनॉमी में जनरेट नहीं हो रहा। नेक्स्ट है फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रो कॉटन इनटू फैब्रिक्स, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है, कोई नई चीज आ रही है, राइट। तो आंसर हो जाएगा ए। अब इस तरह के क्वेश्चंस में ना ऐसा कोई कंटेंट नहीं मिलता, ठीक है। मतलब कि क्या होता है ना, आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है। अब मैं इससे थोड़ी ना बता सकता हूँ कि कौन कौन से मेजर्स मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगा, ऐसे तो पूरी लंबी लिस्ट होगी। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। काफी इजी है, मतलब लाइक इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, नीर और वीर, जिसको समझने में काफी ज्यादा इश्यूज आता है। चलो इसको समझते हैं सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये बताता हूँ मैं, हम लोगों ने एक्सचेंज रेट देखा है, एक्सचेंज रेट देखे थे ना। ओके, एक्सचेंज रेट देखे थे हम लोगों ने। एक्सचेंज रेट में क्या देखा था? आप पहले यहाँ पे समझो कि हम लोगों ने देखा था कि अगर $1 पहले 50 का था और अब $1 80 का हो गया, तो करेंसी क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट, ठीक है। और अगर $1 पहले 50 का था, अब $1 40 का हो गया, तो क्या हो गई? तो करेंसी होगी एप्रिशिएट। ये है डेप्रिशिएट और ये है एप्रिशिएट। हम लोगों ने देखा था कि एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेट से मिडल ईस्ट से ऑयल लेते थे $100 का, ठीक है। और जब डॉलर का प्राइस ₹50 था, तो हमें कितने रुपए देने पड़ते थे? ₹4000, ठीक है। अब करेंसी लेट से डेप्रिशिएट कर गई, यानी कि डॉलर का प्राइस ₹80 हो गया,
यानी कि अभी भी हमको $100 देने हैं, लेकिन अब कितने, $8,000 देने पड़ेंगे। समझ रहे हो? सॉरी, यहाँ पे 5,000 आएगा क्योंकि मैं $1 50 का ले रहा हूँ नॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे $5,000 दे रहे हैं, मतलब कि $100 के, मतलब हमने 5,000 का तेल खरीद लिया। यहाँ पे भी हम लोगों ने $100 का ही तेल खरीदा है, लेकिन पैसे दे रहे हैं $8,000। अब करेंसी होगी अप्रिशिएट। अब हम लोग कितने रुपए देंगे, अब हम लोग $4,000। यानी कि जब करेंसी एप्रिशिएट करती है तो हमारा इंपोर्ट जो है वो क्या हो गया, सस्ता हो गया। इंपोर्ट हमारा चीप हो गया, यानी कि हम इंपोर्ट हमारा चीप हो गया। लेकिन जब करेंसी हमारी डेप्रिशिएट करती है तो हमारा क्या हो गया भाई, हमारा जो इंपोर्ट है वो काफी महंगा हो गया। इसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। और अगर इन्फ्लेशन होगा, तेल महंगा होगा, तो बाकी सारी चीजें महंगी हो जाएगी। ये बेसिक चीजें हम लोग देख चुके हैं, राइट। अब हम लोग नीर और वीर पे आते हैं। भारत जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यूएसए के साथ ट्रेड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ यूरोप के साथ ट्रेड नहीं करता। ऐसे बहुत सारी कंट्री है, चाइना, जापान, कोरिया, बहुत सारी करेंसीज है, ठीक है। तो अब लेट से डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट कर गई, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में फिर डेप्रिशिएट कर गई, किसी और करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में अप्रिशिएट कर गई। तो ऐसे चल रहा है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता लग पाएगा कि हमारे लिए क्या सूटेबल है क्या नहीं है, यानी कि हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नीर का, ठीक है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, नीर में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, कि हम लोग वेटेड एवरेज लेते हैं। किसका वेटेड एवरेज लेते हैं, जिन भी करेंसीज के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यूएसए के साथ कर रहे हैं, यूरोप के साथ कर रहे हैं, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, मतलब जो भी है, साउथ कोरिया, ठीक है, जिसके साथ भी हम लोग डील कर रहे हैं, उनका हम लोग वेटेड एवरेज ले लेते हैं। अब जो हम लोगों ने वेट दिया है ना, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल डॉलर को कुछ वैल्यू दी होगी, यूरो को कुछ वैल्यू दी होगी, किस बेसिस पे है, ये उस बेसिस पे है कि हम इनके साथ कितना ट्रेड करते हैं। इनके साथ जितना ट्रेड करते हैं उसमें से इनको कुछ वैल्यू दे देंगे, फिर इसको भी कुछ वैल्यू दे देंगे, और ओवरऑल जब हम सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे ना, तो हम इसको टोटल वेटेज देते हैं, हम इसको देते हैं 100। क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, सब में जो रेट है ना, सब में जो रेट है, मतलब यूरो का रेट, डॉलर का रेट, चाइनीज यान का रेट, रेनबी का रेट, सबका अलग अलग है। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने टोटल एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल वेटेज है ना, इन सबको प्लस करके 100 आएगा। और ये हम लोग करते हैं 6 करेंसी या फिर 36 करेंसीज के लिए। और ये कौन डिसाइड करता है कि 6 करेंसी के लिए नीड मेजर किया जाएगा, 36 के लिए, ये डिसाइड करता है आरबीआई। आरबीआई, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेटेड एवरेज ले ली, जितने भी हम लोग जिस भी करेंसी, मतलब कंट्री के साथ हम लोग डील वगैरह कर रहे हैं फॉरेन करेंसी में, ठीक है। अब हम लोग ये मेजर करेंगे कि ओवरऑल हमारी करेंसी एप्रिशिएट करी है डेप्रिशिएट करी है। क्योंकि अभी मैंने बताया था ना, लेट से एक करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में एप्रिशिएट करेगी, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में डेप्रिशिएट करेगी, तो हम क्या करेंगे, हम नेट इंपैक्ट देखेंगे कि ओवरऑल हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है या डेप्रिशिएट कर रही है, डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द बास्केट ऑफ करेंसीज। बास्केट ऑफ करेंसी में 6 करेंसी भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है। वो कौन डिसाइड करेगा, वो करेगा आरबीआई। अब हर एक करेंसी को, जितने भी ये 6 या 36 करेंसी है, इनको वेटेज दी गई है, इनको वेटेज दी गई है। और ये वेटेज किस बेसिस पे है, कि हमारा ट्रेड का शेयर कितना है, हम कितना ट्रेड करते हैं उनसे। डॉलर में हम ज्यादा ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, डॉलर को ज्यादा वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। हमने इन सारी वेटेज को कैलकुलेट करेंगे ना, 6 या 36 करेंसीज की वेटेज को वो करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये आ गई 100, ठीक है, ये आ गई 100। अब हमको चाहिए होता है एक बेस ईयर, एक बेस ईयर चाहिए होगा हर एक चीज को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। कि हम लोग बताएंगे कैसे कि नीर वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, बताएंगे कैसे। तो वो जो बेस ईयर है वो है 2015 और 16, 2015 और 16। और यहाँ पे हम लोगों ने नीर की वैल्यू का एज्यूम किया है 100, ठीक है। अब देखो, अब अगर नीर की वैल्यू, मतलब कि पूरा फॉर्मूला होता है नीर को कैलकुलेट करने का, लेकिन आप लोगों को वो कैलकुलेट, मतलब कि उस कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाना। अब लेट से नीर की वैल्यू है 100, ठीक है। अगर नीर की वैल्यू 100 से बढ़ गई, अगर नीर की वैल्यू लेट से मतलब कि पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद एंड ऑल दैट हमें पता लगा नीर की वैल्यू जो बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो करेंसी है ना हमारी, वो एप्रिशिएट कर गई, ठीक है। अगर नीर की वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी ना, क्योंकि 100 हम लोगों ने क्या लिया, बेस ले लिया। अगर नीर की वैल्यू 100 से ज्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि जो इंडियन रूपी है ना, वो एप्रिशिएट कर गया विद रिस्पेक्ट टू बास्केट ऑफ करेंसी। अगर नीर की वैल्यू 100 से कम आएगी, अगर 100 से कम आएगी, तो इसका मतलब है कि जो हमारी करेंसी है ना, वो कर गई डेप्रिशिएट। वो क्या कर गई, डेप्रिशिएट। तो यानी कि अब एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है, अब देखो, अगर वैल्यू इंक्रीज होगी, ये यहीं पे लिखा हुआ है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है
तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी। कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी? नीर की वैल्यू। नीर की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो एप्रिशिएट होगा। अगर नीर की वैल्यू डिक्रीज होगी यानी कि वो मतलब कम होगी, तो इसका मतलब हो गया डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट करेगी करेंसी, ठीक है। यानी कि लेट से 100 से 90 हो गई तो यानी कि करेंसी हमारी डेप्रिशिएट करेगी। अगर 100 से 110 होगी तो करेंसी एप्रिशिएट करेगी। अब सो नाउ गाइस कंसीडर ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि लेट से नीड की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हुई है। इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि हमारी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट करेगी। ये बस आप इतना याद रखना, ठीक है, कि जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो एप्रिशिएट होगा, ठीक है, नीड की वैल्यू। अब जब ये अप्रिशिएट हुई है नीड की वैल्यू, तो ये इमेजिन एक सिनेरियो 36 करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में है। आरबीआई ने 36 करेंसीज के साथ मेजर किया कि लेट से ऐसा था सिनेरियो कि 16 करेंसीज में डेप्रिशिएट करी थी इंडियन करेंसी, और बाकी रेस्ट में एप्रिशिएट करी थी। और जो नेट रिजल्ट आया वो ये निकल के आया कि नीड की वैल्यू जो है ना वो एप्रिशिएट करी है। नेट रिजल्ट ये निकल के आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो इम्पोर्ट है ना वो सस्ता हो जाएगा। ये हम लोगों ने देख लिया, बेसिक है, ठीक है। इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा यानी कि हमें ज्यादा इंपोर्ट करना चाहिए। नाउ इमेजिन ए सिनेरियो कि यूएसए में मैकबुक की कीमत है $1500, $1499। इंडिया में है $1200। तो हमें तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं क्यों करूंगा इंपोर्ट? मैं क्यों करूंगा जब मुझे इंडिया में ही सस्ती मिल रही है मैकबुक, तो मैं क्यों यूएसए से इंपोर्ट करूँ इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो करेंसी एप्रिशिएट की थी। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए हमारा अलग कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं रीर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आई होप दिस इज क्लियर। नीर का आप लोगों को समझ में आ गया। नीर का सिर्फ आप लोग को इतना ही याद रखना है, ओके। नाउ और ये मैंने दूसरा एग्जांपल दिया। दूसरा एग्जांपल क्या है? लेट से नीर की वैल्यू ना डेप्रिशिएट की हुई है। नीर की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट की हुई है। डेप्रिशिएट करने का मतलब क्या है? डेप्रिशिएट से ना हमारा जो इम्पोर्ट है वो कॉस्टली हो जाता है। हमारा इम्पोर्ट कॉस्टली हो जाता है। लेकिन लेट से यूएसए में स्पीकर $500 का मिला, इंडिया में $800 का, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इंपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमारा तो इम्पोर्ट कॉस्टली हो जाता है। यहाँ पे तो उल्टा सिनेरियो है। तो इसी सिनेरियो को डील करने के लिए आती है रीर की वैल्यू। रीर की वैल्यू कैसे मेजर की जाती है? पहली बात, रीड जो है ना वो ये मेजर नहीं करता कि करेंसी एप्रिशिएट हुई है डेप्रिशिएट हुई है। ये कौन मेजर करता है? ये मेजर करता है नीर। ये मेजर करता है नीर। रीर, तो रीर क्या मेजर करेगा? ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब जो रीर है ना ये क्या करता है? ये नीर की वैल्यू को और जो रिलेटिव प्राइस है गुड्स एंड सर्विसेज का डोमेस्टिक में और फॉरेन इकोनॉमी में, दोनों को बेसिकली लेके तब वैल्यू कैलकुलेट करता है। कैसे करता है देखो, रीर का फॉर्मूला है रीर इज इक्वल टू नीर इंटू में डोमेस्टिक प्राइस अपॉन फॉरेन प्राइस। अब इमेजिन ए सिनेरियो, लेट से डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट से अगर डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस सेम है, डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस सेम है, तो इस सिनेरियो में क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा 1। अब नीर की वैल्यू कितनी भी हो अगर आप उसको 1 से कैलकुलेट करोगे तो नीर सेम ही आएगा। यानी कि जब डोमेस्टिक प्राइस और फॉरेन प्राइस सेम रहेंगे तो नीर और रीर की वैल्यू सेम आएगी। नीर और रीर की वैल्यू सेम आएगी। पहला ऑब्जर्वेशन ये होगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि लेट से डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा है। लेट से डोमेस्टिक प्राइस है 2000 और फॉरेन प्राइस है लेट से ₹1000, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। अब नीड की वैल्यू जितनी भी होगी अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है नीड की वैल्यू नीड की वैल्यू से ज्यादा आएगी, राइट। यानी कि ऑब्जर्वेशन ये है, अगर डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा है यानी कि डोमेस्टिक कंट्री में जो चीजें हैं वो ज्यादा कॉस्टली है देन फॉरेन गुड्स, देन यहाँ पे क्या होगा? नीड की वैल्यू ज्यादा आएगी नीड से। अब रीर की वैल्यू ज्यादा आएगी नीर से, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा इंक्रीज इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई डोमेस्टिक करेंसी में तो सेम चीज मिल रही है 2000 रुपए की और बाहर मिल रही है 1000 रुपए की, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ज्यादा क्या करेंगे? हम लोग ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अगर रीर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। इंपोर्ट ज्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे। एक्सपोर्ट कम करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट करना है, तो हमारी जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट में किया था ना ट्रेड डेफिसिट, तो हमारा जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बढ़ेगी? जब हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। कंसेप्चुअली मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। एंड प्लीज अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दैट विल बी अ बिग मोटिवेशन फॉर मी बिकॉज दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टॉपिक। ओके, मैं इसको काफी इजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पर अगर समझ आ रहा है तो बताना जरूर, रिक्वेस्ट है। ओके चलो अब देखो रीर। अब वैल्यू मतलब फॉर्मूला तो यही है। अब इमेजिन सिनेरियो, अगर हमारा डोमेस्टिक प्राइस कम है। डोमेस्टिक प्राइस कम कैसे आएगा? लेट से डोमेस्टिक चीज है 1000 रुपए की, फॉरेन चीज है 2000 रुपए की, तो यहाँ पे काटने के बाद कितना आएगा? 1/2।
अब नीर की वैल्यू जितनी भी हो, लेट्स से नीर की वैल्यू है 1110, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि नीर की वैल्यू अगर 1110 है तो रीर की वैल्यू यहाँ पे कम आएगी। रीर की वैल्यू कम आएगी ना, रीर की वैल्यू कम आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इफ अगर डोमेस्टिक प्राइस लोअर देन रीर, तो वैल्यू लोअर, तो यहाँ पे रीर अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, जो डोमेस्टिक गुड्स है ना वो ज्यादा सस्ते हैं रेदर देन फॉरेन गुड्स, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट घटा देंगे। अरे कोई चीज भाई हमारी करंट कंट्री में 100,000 रुपए की मिल जाए, बाहर 2,000 रुपए की मिल जाए, हम क्यों खरीदेंगे 2,000 रुपए की, समझ रहे हो। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, चार चीजें याद रखनी है। क्या क्या चार चीजें याद रखनी है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। पहली चीज आप लोगों को याद रखनी है इसके कॉन्टेक्स्ट में, अगर नीर की वैल्यू बढ़ रही है, अगर नीर की वैल्यू बढ़ रही है तो करेंसी अप्रिशिएट करेगी, अगर नीर की वैल्यू घट रही है तो करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। अगर रीर की वैल्यू ग्रेटर देन नीर है, अगर रीर की वैल्यू ग्रेटर देन नीर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब ये हो गया, जस्ट मिनट, हाँ ये रहा, अगर रीर की वैल्यू हायर देन नीर है तो उस सिनेरियो में हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कम होगा, हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस क्या है, डिक्रीज होगा। और अगर रीर की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू नीर, यानी कि नीर की ज्यादा है, तो इस सिनेरियो में हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो ये आप लोगों को ऑब्जर्वेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। आई होप गाइस दिस इज क्लियर, यहाँ से आप लोग ये पूरी चीजें समझ सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो यूपीएससी ने पूछा था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि देखो ये था क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन नीर इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, बिल्कुल ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो एप्रिसिएशन होगा। एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, भाई अगर रीर बढ़ेगा तो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस होगा या नहीं होगा, बताओ भाई, इंप्रूवमेंट होगा या डिक्लाइन होगा। देखो यहां से देखो, ध्यान से देखो, अगर रीर की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस जो है ना वो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। तो ये उल्टा दे रखा है, हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कब बढ़ेगा, जब नीर की वैल्यू डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज होगी। तो सेकंड काट सकते हो। नेक्स्ट, इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज लाइकली टू कोज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन नीर एंड रीर, बिल्कुल ठीक है। अगर मतलब कि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ेगा, मतलब कि दूसरी कंट्री में भी, भारत की कंट्री में भी, तो जो डाइवर्जेंस है नीर और रीर में वो बढ़े घटेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ये हम लोगों ने देखा था कि डोमेस्टिक प्राइस अपॉन में फॉरेन प्राइस, ये फॉर्मूला देखा था, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा तो डाइवर्जेंस भी तो बढ़े घटेगा ना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, सी, सी फॉर कैट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। नेक्स्ट, मनी मल्टीप्लाई इकोनॉमी में कैसे इंक्रीज होता है, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। तो पूरा कंसेप्चुअल है ये लेक्चर। लेट से पूरी इकोनॉमी में 100 रुपए है, 100 रुपए है, 100 रुपए बैंक के पास है, बैंक ने लेट से इसमें से 10 रुपए रिजर्व में रख लिए, SLR CRR ये सारी चीजें, और 90 रुपए का लोन दे दिया, ठीक है, 90 रुपए का लोन दे दिया। अब हाइपो रियल एग्जाम्पल बताता हूँ, लेट से 100 रुपए है, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में 100 रुपए है, मतलब रियल यहाँ हाइपोथेटिकल है पर समझने के लिए सुनो। 100 रुपए है, इसमें से 10% आरबीआई, मतलब कि सॉरी बैंक ने रख लिए रिजर्व में, 10% यानी कि 10 रुपए रख लिए, CRR SLR और ये सब, रह गए 90 रुपए। 90 रुपए उसने दे दिए लोन में, ठीक है। मिस्टर एक्स ने लोन लिया, इसने क्या किया, इसने 20 रुपए खर्च कर दिए और 70 रुपए लाके इसने फिर से बैंक में जमा कर दिए। फिर से बैंक ने 10% जो है वो क्या किया, 10% इसको उसमें रख दिया रिजर्व में, यानी कि 7 रुपए रिजर्व में रख दिया, कितने रह गए 63। बैंक ने 63 रुपीज लोन दे दिए। अब मिस्टर वाई आया, मिस्टर वाई ने 63 रुपए लोन लोन में लिया ये, अब इसने 13 रुपए खर्च दिए, तो कितने रह गए 50 रुपए। 50 रुपए जाके इसने बैंक में जमा करा दिया। बैंक ने फिर से 10% रिजर्व रख लिया, यानी कि 5 रुपए रख लिए, 50 का 5 बचे, और 50 रुपए लोन में दे दिया। ये 50 रुपए लोन किसने लिया, मिस्टर जेड ने दिया, मिस्टर जेड ने, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने 10 रुपए खर्च दिए और 40 रुपए जाके फिर बैंक में जमा करा दिए। गाइस ये मनी मल्टीप्लाई हो कैसे रहा है, इकोनॉमी में तो 100 रुपए थे, इतना सारा पैसा जनरेट कैसे हो रहा है, अगर आप लोग देखोगे तो ये जनरेट हो रहा है बिकॉज लोगों की बैंकिंग हैबिट की वजह से। इमेजिन ए सिनेरियो, जब पहले बंदे ने लोन लिया उसने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए होते, तो ऑब्वियस सी बात है कोई मनी मल्टीप्लाई नहीं होता इकोनॉमी में, राइट। तो मनी मल्टीप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज होगा अगर लोगों की बैंकिंग हैबिट इंक्रीज होगी। इनमें से कौन सा मोस्ट लाइकली एडवांटेज है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का, ये एनॉर्मसली इंक्रीज करेगा ग्रोथ ऑफ साइज ऑफ इंडिया एंड चाइना को ब्लॉक ओवरटेक कर लेगा, काफी अब्सर्ड से स्टेटमेंट है। ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट से मेन लेना देना और उसका है बेसिकली क्या नाम है, ट्रेड का, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन सारी चीजों का।
इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज, दस क्रिएट ए सिंगल मार्केट। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सिंगल मार्केट क्रिएट कर देगा। ओके, जीएसटी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जीएसटी को 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। क्या जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? बिल्कुल है सर, आर्टिकल 366 में। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स एंड ऑल दैट वो सारे भी चीजें मेंशन्ड है। जीएसटी का मतलब होता है, जो डिफाइंड है, मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज, और बहुत एक्सेप्शन है, alcoholic liquor for human consumption, service mean anything other than goods, state include UT with legislature also। ठीक है, अब जनरली चार स्लैब है, 5, 12, 18, 28, जीरो स्लैब भी है, पर जीरो को जनरली कंसिडर नहीं किया जाता, तो 5, 12, 18, 28। इंडिया में ड्यूल जीएसटी मॉडल है, यानी कि बोथ सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, लेट से कोई चीज है, ठीक है, वो चीज आप लोग गए और आप लोगों ने उस चीज को कंज्यूम किया दिल्ली में, आप लोगों ने उसको कंज्यूम किया दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में जब कंज्यूम किया, लेट से उस पर 18% टैक्स है, तो 9 रुपए, तो लेट से 100 रुपए की चीज है, तो वो 9 रुपए तो जाएंगे सीजीएसटी में, और 9 रुपए जाएंगे एसजीएसटी में। अब दूसरा सिनेरियो लो, लेट से आप दिल्ली में हो, आपने एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर की, वो वॉशिंग मशीन आपने ऑर्डर की, वो आ रही है यूपी से, वो आ रही है यूपी से, ठीक है। अगर वो यूपी से आ रही है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा भाई, इस सिनेरियो में आपके दो टैक्स लगेंगे। एक इसमें लगेगा आईजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी लगेगा कितना, 18%, ओवरऑल आईजीएसटी लगेगा 18%। और ये आईजीएसटी में क्या होगा, इसमें से 9% तो लेट से सेंटर रख लेगा अपने पास, और बाकी का जो 9% है ना, 9% वो किसको मिलेगा, दिल्ली या यूपी? वो मिलेगा दिल्ली को। क्यों? क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड। तो ये आप लोगों को याद करना। और कोई चीज अगर हम इंपोर्ट भी करें ना, तो उसमें भी आईजीएसटी ही लगता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल 279 ए के अंडर इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं स्टेट और सेंटर पे। इसको चेयर करता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी सब होते हैं। रेवेन्यू सेक्रेटरी, एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी होते हैं। और एक बनाई थी स्टार्टिंग में, अब इसको एबोलिश कर दिया गया, तो अब इसका कोई काम नहीं है, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। ये बेसिकली पर्पस क्या था, जीएसटी इंप्लीमेंट करने के बाद जो भी बेनिफिट होना था, अगर वो कंज्यूमर तक नहीं जा रहा, तो अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते थे, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के अंडर, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में बनाई गई थी। ये जीएसटी एक स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब देख दूसरी चीज और समझो, देखो जब स्टार्टिंग में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया ना, तो स्टेट की ये डिमांड थी कि, मतलब स्टेट प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट, वो बोली कि इससे ना हमसे 14%, मतलब कि इसको ना हमें काफी ज्यादा रिवेन्यू लॉस होगा, काफी ज्यादा रिवेन्यू लॉस होगा। तो सेंटर ने बोला हम एक काम करते हैं कि हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं, ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपकी जो एनुअल ग्रोथ है ना वो 14% होगी, एनुअल ग्रोथ है वो 14% होगी, और इसके बेसिस पे ही हम आपको कंपनसेशन देते रहेंगे। लेट्स से अगर किसी साल आपका एनुअल ग्रोथ हुआ 11%, तो कितना गैप हुआ, 3% का गैप हुआ एनुअल ग्रोथ का, तो जो 3% है ना, ये हम आपको कंपनसेशन देते रहेंगे। और इस कंपनसेशन को देने के लिए एक सेस इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो भी स्टेट को लॉस हो रहा जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन के वक्त, उसको पूरा किया जा सके। लेकिन कोविड के टाइम पे इसको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ जीएसटी काउंसिल में डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, देखो वोटिंग स्ट्रेंथ जो सेंटर है ना, सेंटर की वोटिंग स्ट्रेंथ है 1/3 यानी कि 33%, और स्टेट की है 2/3 यानी कि कितना हो गया 66%। ओवरऑल डिसीजन लेने के लिए 75% वोट स्पोर्ट चाहिए होता है। यानी कि अगर सारे के सारे स्टेट भी साथ में मिलके आ जाए, तो भी तो भी बिना सेंटर की परमिशन के वो लोग डिसीजन नहीं ले सकते। समझ में आ गया गाइज? तो यहाँ पे यानी कि कहीं कहीं ना कहीं काइंड ऑफ वीटो ही समझ लो एक तरह से, है नहीं, क्योंकि सेंटर 33% वोट ले, मतलब कि परसेंटेज है उनके पास, वोट है उनके पास, ठीक है। चेयरमैन, ये हम लोग सारी चीजें देख चुके हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े, चलो। पब्लिक फाइनेंस, ये वाला टॉपिक ना मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ आप लोग का, जब मैंने आप लोग को वो कराया था ना, बजट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रिसीट वाला, ठीक है। तो इसमें से पूछा इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर, मतलब कि विद रेफरेंस टू एक्सपेंडिचर मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन और ए कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से करेक्ट होगा। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी से रिलेटेड कोई चीज है तो कैपिटल में आएगी, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग खर्च करें नई टेक्नोलॉजी के लिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। डेट फाइनेंसिंग कंसिडर्ड एज कैपिटल, इक्विटी रिवेन्यू, इक्विटी काइंड ऑफ शेयर होता है, तो शेयर तो आपका कैपिटल में आएगा, डेट फाइनेंसिंग आएगा रिवेन्यू में, या उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट,
ए शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड गवर्नमेंट बोरोइंग, बिल्कुल ठीक है भाई। मतलब कि जनरली अगर आप लोग ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग देखोगे ना हाउस होल्ड में, तो वो 22% के अराउंड है, प्राइवेट की 10% है, पब्लिक की 1% है, ठीक है। इकोनॉमी में जब सेविंग बढ़ती है ना, तभी बैंकों के पास पैसा आता है, तभी बैंकों के पास पैसा आता है ताकि वो आगे लोन दे सके। तो हाउस होल्ड सेविंग का काफी ज्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट बोरोइंग की हो जाता है। डेटेड सिक्योरिटी जो कि मार्केट में इशू की जाती है, डेटेड सिक्योरिटी इश्यूड एट मार्केट रिलेटेड रेट इन ऑक्शन फॉर्म ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंटरनल डेट, ये बिल्कुल ठीक है। कि जो डेटेड सिक्योरिटी ना, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, डेटेड सिक्योरिटी क्या होती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें से अगर आप लोग देखो ना, इंटरनल डेट में इनका काफी ज्यादा लार्ज कंपोनेंट है, ठीक है। ये वाला मैं फैक्ट आप लोगों को वैसे टेलीग्राम चैनल पे एक पिक भेज दूंगा, वो पिक देख लेना बस, उससे आप लोगों का क्वेश्चन, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो ठीक हो जाएगा। देयर हैज बीन परसिस्टेंट डेफिसिट ईयर आफ्टर ईयर, इनमें से कौन सा स्टेप गवर्नमेंट लेगी डेफिसिट को घटाने के लिए? रिड्यूसिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, ठीक है, तभी डेफिसिट कम होगा। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, भाई नई वेलफेयर स्कीम से तो पैसा देना पड़ेगा हमें, तो डेफिसिट कम करना, दो काट दो, दो गया दो गया। रेशनलाइज सब्सिडी, बिल्कुल ठीक है, सब्सिडी को रेशनलाइज करो, किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, कोई फालतू में सब्सिडी तो नहीं जा रही। रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर हम लोगों ने इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दिया तो गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ भी गया, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। इनमें से कौन सा कैपिटल बजट में अलाउड है? कैपिटल बजट का मतलब क्या होगा, इसमें कैपिटल रिसीट भी आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये अपने आप मार्क है। रीजन क्या है कि मैंने पहले पीडीएफ शेयर कर दी, तो अब ये मिट नहीं रहे, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए अब मुझे शुरू से पीपीटी बनानी पड़ेगी, वो सब मैं कर नहीं सकता, इसलिए क्वेश्चन मार्क है, पार्डन मी, ठीक है ना। कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट भी आएगा, एक्सपेंडिचर भी आएगा। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट, एसेट से रिलेटेड बात आएगी तो कैपिटल होगा, बिल्कुल ठीक है। लोन रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, लोन भी भाई। लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड, ये ग्रांटेड है, ग्रांटेड इंग्लिश वाला ग्रांटेड, ग्रांट नहीं है। ग्रांट का मतलब क्या होता है, किसी को पैसा दे देना और भूल जाना, ठीक है, ग्रांटेड नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में ग्रांट देता ना, तो ये भाई साहब हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता, समझ रहे हो। अगर स्टेट ने किसी को ग्रांट दिया तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन ये इंग्लिश मतलब ग्रामेटिकली देखो कि लोन और एडवांसेस जो हम लोग स्टेट या यूनियन टेरिटरी को देते हैं गवर्नमेंट, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो इनके एसेट में आएगा, जिसको हम लोग कहाँ पे कंसिडर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जिनको ये चीजें नहीं समझ में आ रही ना, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो मिलेगी, ऑल टाइप ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेफिसिट, डू वॉच दैट वीडियो एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सच बताओ तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलो, इनमें से अगर ब्लैक मनी मतलब कि ब्लैक मनी ज्यादा हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट, मेन कॉज ऑफ वरी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो टैक्स इवेजन की वजह से जो पैसा है वो गवर्नमेंट को नहीं मिल पाएगा, है नहीं, उनको लॉस हो जाएगा। अगर इंडिया में ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन किसी स्टेट में हाइयर है देन इन अदर, बिकॉज क्यों है भाई, किसी स्टेट में पॉवर्टी लाइन हाइयर है किसी में कम है, ऑब्वियस सी बात है, प्राइस लेवल वेरी कर रहा है भाई। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा बेनिफिट लेना तो स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करो। एक हाई सेविंग इकोनॉमी है, मतलब हम लोग उसमें ज्यादा सेव कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारा जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है ना, ये काफी ज्यादा है। इससे क्या होगा, ये क्या होता है, एक यूनिट बनाने के लिए लेट से चाइना को एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए 5 रुपए देने पड़ते हैं, और सेम इंडिया को एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो इकोनॉमी कौन सी ज्यादा इफेक्टिव हुई, चाइना वाली, ठीक है, इंडिया वाली लेस इफेक्टिव हुई। इसकी वजह से हमारा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, यानी कि एक यूनिट एडिशन क्रिएट करने के लिए हमें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इनमें से कौन सी लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट है, बेसिकली लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट पूछ रहा है ये, काइंड ऑफ। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड एनॉर्मसली, गलत। जीडीपी का शेयर 1991 में 28% के आसपास था, ठीक है, अभी घट के ये 17-18% रह गया। पहला तो गलत है, पहला गया पहला गया, ठीक है। अब शेयर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, नहीं भाई, इंक्रीज हुआ है, बताओ। देखो, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े। अगर आप लोग 1991 से कंपेयर करोगे ना, 1991 से, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा है, बढ़ा है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म के बाद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, इंडिया का वर्ल्ड मतलब कि वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कितना, मतलब इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है पूरी वर्ल्ड ट्रेड का, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एफडीआई फ्लो इंक्रीज बिकॉज क्यों, लिबरलाइजेशन, क्योंकि नॉर्म्स काफी लिबरल हो गए, ठीक है।
इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज एनॉर्मसली, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर आप लोग देखोगे अभी हमारा काफी अच्छा फॉरेन रिजर्व है नहीं, तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक नॉन स्टेचुटरी एपेक्स काउंसिल है। ये कब बनाई गई थी? 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद बनाई गई थी, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे। इसमें आरबीआई से भी, पीएफआरडीए, आरडीआई, इन सबके जो बेसिकली चेयरमैन होते हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, मतलब कि प्रेजेंट रहते हैं। और ये सारे डिसीजंस वगैरह मतलब कि बातचीत करते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इस तरह का क्राइसिस आए उससे कैसे डील करे, या कोई ऐसा क्राइसिस आए ही ना। ठीक है, तो क्या ये नीति आयोग का ऑर्गन है? गलत। हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये हम लोग चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मॉनिटर मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। सो बेसिकली इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, नॉट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट रॉन्ग। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक है कि आप लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते बिना पार्लियामेंट के ऑथराइजेशन से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारा 266 आर्टिकल में जितने भी डिसबर्समेंट होती है पब्लिक अकाउंट से, मतलब कि पैसा निकालना या उसमें डालना, ऑल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। गलत हो गया ये, ठीक है, क्योंकि पब्लिक अकाउंट जो है ना वो किसके डिस्पोजल पे होता है? वो होता है एग्जीक्यूटिव के डिस्पोजल पे, ठीक है, ना कि पार्लियामेंट की। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, देखो, कंसोलिडेटेड फंड 266, विड्रॉल फ्रॉम पार्लियामेंट की परमिशन की जरूरत होती है। पब्लिक अकाउंट 266, यहाँ पे कोई पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती। कॉन्टीजेंसी 267, यहाँ पे पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है कॉन्टीजेंसी फंड के लिए भी। और एज ऑफ नाउ ये 3,000 करोड़ इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये जो कॉन्टीजेंसी फंड है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है, जिसको फाइनेंस सेक्रेटरी हेल्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओनली 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। बाकी चीजें अगर अनचेंज्ड है तो मार्केट डिमांड फॉर ए गुड्स माइट इंक्रीज, प्राइस ऑफ इट्स सब्सिट्यूट इंक्रीज। एग्जांपल के तौर पे कल को चाय का प्राइस बढ़ जाए तो आप लोग कॉफी पीने लगोगे, सिंपल। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेज, क्या आप लोग ये बोल रहा है कि मार्केट डिमांड किसी गुड्स की कैसे इंक्रीज होगी? अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया, आप लोग ऐसे समझ लो कॉम्प्लीमेंट को, मेरे को कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा। कॉम्प्लीमेंट, हाँ, ब्रेड एंड बटर का ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेड एंड बटर। लेट से ब्रेड पे आप लोग बटर लगा के खाते हो, ठीक है, ये मतलब कि एक आप खाते हो ब्रेड पे बटर लगा के। अगर बटर का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या आप ब्रेड की कीमतें, मतलब कि ब्रेड की डिमांड बढ़ जाएगी? नहीं, घट जाएगी ना ब्रेड की डिमांड तो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर भाई ब्रेड, क्योंकि आप इनको दोनों को साथ ही खा सकते हो, मतलब लेट्स से ये सिनेरियो है, दोनों को साथ ही खा सकते हो, तो इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है। द फूड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, तो वो इंफीरियर गुड को बाय करेगा। बताओ भाई, देखो, ये स्टेटमेंट दे रखा है कि इंफीरियर गुड वो वाले गुड होते हैं जहां पे डिमांड डिक्रीज होती है एज द कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज। मतलब कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी ना, आप और अच्छी चीजें लोगे, ना कि वो पुरानी चीजें जो कि इंफीरियर है। ठीक है, तो वही चीज है, जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है ना तो उनकी डिमांड घट जाती है इंफीरियर गुड्स की। एग्जाम्पल, पीपल माइट बाय लेस रेमेन नूडल्स एज इनकम इंक्रीज बिकॉज दे कैन अफोर्ड ए मोर एक्सपेंसिव सब्सटीट्यूट। एग्जाम्पल के तौर पे, अभी आप लोग लेट से मैगी खा रहे हो, ठीक है, इमेजिनेशन में मैगी खा रहे हो, कल को आपकी इनकम बढ़ गई तो आप और ज्यादा हेल्थी ऑप्शन चूज कर सकते हो मैगी की जगह, है नहीं, जो कि 150-200 रुपए का मैगी आती है 15-16 रुपए की। समझ रहे हो? तो उस सेंस में तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर प्राइस फॉल कर जाएगा, बिल्कुल ठीक है, अगर किसी कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो उसका डिमांड बढ़ जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 1 और 4। गोल्ड ट्रेंच और रिजर्व ट्रेंच क्या होता है? देखो, आईएमएफ है, ठीक है, आईएमएफ की मेंबरशिप लेने से पहले हर एक कंट्री को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा आपकी इकोनॉमी का साइज कितना है, आपका फॉरेक्स रिजर्व कितना है, आपकी कंट्री कितनी ओपन है। ठीक है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में कितनी ज्यादा ओपन है। अब जो ये कोटा होता है ना, मतलब कि जो कंट्री को देना पड़ता है काइंड ऑफ ए मेंबरशिप फी,
तो ये कंट्री को देना पड़ता है 75% पैसा देना पड़ता है डोमेस्टिक करेंसी में। डोमेस्टिक करेंसी है ये बेसिकली, नॉट कंट्री, डोमेस्टिक करेंसी में। और 25% पैसा देना पड़ता है फॉरेन करेंसी में। जो 25% पैसा देते हैं ना फॉरेन करेंसी में, इसी को बोलते हैं रिजर्व टेंच पोजीशन। और ये कोटा मिलने के बाद इस कोटे पे डिपेंड करता है, मतलब आप जितना पैसा दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपका वोटिंग राइट कितना होगा। तो यानी कि आईएमएफ में वन वोट वन नेशन कंसेप्ट नहीं है। वन वोट वन नेशन कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इक्वल वोट है सबका, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपका वोटिंग राइट कि आपने कंट्रीब्यूशन कितना दिया है, और आपका कंट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा आपकी इकोनॉमी का साइज कितना है, फॉरेक्स रिजर्व कितना है। एक्सेस टू लोन काइंड ऑफ मेंबरशिप है, अब आप लोन ले सकते हो। और आपको एचडीआर, यानी कि एचडीआर क्या होता है, एचडीआर के बारे में आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप लोग को नहीं पता एचडीआर के बारे में तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। बाकी कोटा जो है ना, ये जो कोटा है इसको हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है। इंडिया का कोटा एज ऑफ नाउ 2.75% है, और इंडिया की वोटिंग पावर है 2.63। सबसे मैक्सिमम जो कोटा और वोटिंग पावर है वो है यूएसए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल पेपर जो है शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। तो कमर्शियल पेपर क्या होते हैं इसको समझते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। पहले कमर्शियल पेपर को समझते हैं। देखो, जब भी कोई पीएसयू हो गई या कोई मतलब कि कोई बड़ी कंपनी होगी, लेट से कोई प्राइवेट कंपनी है जिसकी अच्छी खासी रेप्यूटेशन है, उसको अगर मार्केट से पैसे बोरो करने हैं, मार्केट से पैसे बोरो करने हैं तो ये कर सकते हैं क्योंकि इनकी अच्छी खासी रेप्यूटेशन है। और ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब इनको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, इनको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। बस ये बदले में क्या देते हैं, एक पीस ऑफ पेपर दे देते हैं। एक पीस ऑफ पेपर पे लिख देते हैं कि हम एक्स वाई जेड कंपनी है, हम आपके पैसे को इतने दिन में वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया। ये प्रोमिसरी नोट्स है कमर्शियल पेपर। प्रोमिसरी नोट्स का मतलब एक पीस ऑफ पेपर विच आर अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या हो गया कि कुछ गिरवी नहीं रखना ये प्राइवेट कंपनी को। एंड आर जनरली इश्यूड बाय द कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जिनकी अच्छी खासी रेप्यूटेशन होती है, वही इनको इश्यू करते हैं। अब इनको डिस्काउंटेड रेट पे इश्यू किया जाता है, देयर फेस वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सामने वाले से अगर ये लेट से 100 रुपए ले रहे हैं, तो ये 100 रुपए ले रहे हैं, लिखा तो इसमें 100 ही रुपए होगा, लेकिन ये लेंगे 90 रुपए, ठीक है। तो ये डिस्काउंटेड हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, क्योंकि सामने वाले को अब 100 रुपए मिल गए ना। समझ रहे हो, सामने वाले ने क्या दिया, सामने वाले ने 90 रुपए दिया एक्चुअल में, लेकिन कागज पे लिखे हुए 100 रुपए। तो जिसके पास भी ये टुकड़ा होगा, मतलब ये पीस ऑफ पेपर होगा, उसको 100 रुपए मिल जाएंगे एक्स वाई जेड डेज के बाद, ठीक है। अब इसकी जो मेच्योरिटी है ना, कहीं पे लिखी हुई है 1 से लेके 274 डेज, कहीं पे लिखी हुई है 7 से लेके 364 डेज। प्लीज आप लोग मुझे भी बताना कमेंट सेक्शन में कि एक्चुअल क्या है। और डिनोमिनेशन 5 लाख की डिनोमिनेशन में इसको इश्यू किया जाता है, यानी कि मिनिमम 5 लाख और मल्टीपल ऑफ 5 लाख। अब एक जगह पे इसकी 1 लाख भी लिखी हुई है। दो बोथ आर ऑथेंटिक सोर्सेज, मतलब कि दोनों ऐसे सोर्सेज जिन पे मैं भरोसा करता हूँ। दोनों में ही एक जगह 5 लिखा, एक जगह 1 लिखा। तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, मैंने गूगल भी किया तो मुझे मिक्स्ड वो मिला, तो मैंने ये दोनों लिख दिया, ठीक है। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन जरूर करके बताना। ये कॉर्पोरेट्स को जिनकी अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उनको बेसिकली शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कॉल मनी मार्केट। इससे पहले ना मैं आप लोगों को एक कमर्शियल बिल और समझा देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइक से ये एक्स वाई जेड कंपनी है, ये एबीसी कंपनी है। एक्स वाई जेड कंपनी ने एबीसी कंपनी को कोई सामान भेजा, बेचा लाइक से 200 रुपए का, 200 रुपए का सामान बेचा। एबीसी कंपनी ने बोला हम आपको ना 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। एंड इट्स मतलब कि काफी ठीक है, ये बिजनेस में ऐसा होता रहता है, ठीक है। इन्होंने बोला ठीक है। अब ये एक्स वाई जेड को पैसे चाहिए, ये बैंक के पास गया, ठीक है, बैंक के पास गया। तो इसने बोला बैंक को कि मुझे ना ऐसे 200 रुपए चाहिए, लेकिन मेरे में ना पेमेंट आने वाली है, तो जब पेमेंट आएगी तब मैं दे दूंगा। तो बैंक ने बोला कि एबीसी से ना बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आ। तो ये एक्स वाई जेड के पास जाएगा और ये एबीसी जो है ना, एबीसी इसको लिख के दे देगा कि हाँ मुझे तेरे 200 रुपए देने हैं, तो जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके चला जाएगा बैंक के पास। लेट से ये बैंक है एसबीआई, एसबीआई के पास चला जाएगा। अब एसबीआई देख लेगा हाँ इसको सच में इस कंपनी से 200 रुपए लेने हैं और ये 2 मंथ में पेमेंट कर देगा। तो एसबीआई ना इसको डिस्काउंटेड रेट पे, कितना कितने रेट पे, लेट से 200 देने हैं ना, तो आज एसबीआई इसको 190 रुपए दे देगा, ठीक है। और बाद में जो एबीसी कंपनी है ना, अब एक्स वाई जेड को पे नहीं करेगी। अब ये एबीसी कंपनी पे करेगी एसबीआई को, कितना पे करेगी, 200 रुपए। इसमें बैंक का भी फायदा हो गया, इसको इंस्टेंट पैसा चाहिए था, इसका भी फायदा हो गया। और ये कंपनी ने भी मतलब कि बाद में पे किया। आई होप दिस इज क्लियर। इसको बोलते हैं कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल। अब एक होती है तो होता कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, वो था टोटली डिफरेंट थिंग। नाउ नेक्स्ट है
जस्ट 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट है कोल मनी मार्केट। बैंक जो है ना, आपस में बैंक जो है एक दूसरे से बोरो करते रहते हैं, जिसको बोलते हैं कोल मनी मार्केट। बैंक अगर एक दिन के लिए बोलो बोरो कर रहा है तो उसको बोलते हैं कोल मनी, कोल मनी। और ये बिना कोलेटरल के होता है, कुछ गिरवी नहीं रखना होता है। एग्जांपल के तौर पे कोटक महिंद्रा ने एचडीएफसी से लोन ले लिया एक दिन के लिए, एक दिन के लिए कुछ पैसा चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कोल मनी। अगर एक दिन से ज्यादा हो गया और 1 से 15 दिन के बीच में है तो इसको बोलेंगे नोटिस मनी। अगर 15 दिन से ज्यादा लिया है तो उसको बोलेंगे टर्म मनी, टर्म मनी। तो आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये क्या होता है? इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली बैंक जो है ना, बैंक जो है वो मार्केट से पैसा उठाता है। अब बैंक जो है, इसको बैंक इशू किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को, जब भी बैंक को पैसा चाहिए होता है मार्केट से, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे के सारे इशू कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इंडिविजुअल इन सबको इशू किया जा सकता है। इसकी जो मतलब कि ट्रेडेबल होते हैं और ट्रांसफरेबल होते हैं, और मतलब मिनिमम अमाउंट है 5 लाख और इसके मल्टीपल, ठीक है। मेच्योरिटी 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये, और लोन कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ना, उसके अगेंस्ट में लोन ग्रांट नहीं किया जा सकता। एक बेसिक सा कंसेप्ट आप लोगों को बस ये याद रखना है। मैंने ये 4 कंसेप्ट पढ़ाए, कमर्शियल पेपर, और ये मतलब कमर्शियल बिल, कोल मनी मार्केट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब इसको कवर करते हैं। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, बिल्कुल ठीक है भाई। प्रोमिसरी नोट है, अनसिक्योर्ड है, बिल्कुल ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आरबीआई इशू करता है, गलत भाई। आरबीआई नहीं, लोकल बैंक वगैरह जो है वो भी इशू कर सकता है। कोल मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शन, बिल्कुल ठीक है। कोल मनी क्या होता है? एक दिन के लिए उधार, ठीक है। और अगर एक दिन से ज्यादा है तो नोटिस मनी। अगर उससे मतलब कि 15 दिन से ज्यादा है तो टर्म मनी। जीरो कूपन बॉन्ड आर इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशूड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू कॉर्पोरेशन, ये गलत है, देखो। तो बॉन्ड क्या होता है वो भी समझो। कूपन बियरिंग बॉन्ड होते हैं, क्या होता है कूपन बियरिंग बॉन्ड? इसमें क्या होता है, लेट से एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपने बॉन्ड इश्यू किए और उसको पैसे चाहिए, ये मार्केट में बॉन्ड निकालेगी, पब्लिक खरीदेगी और ये पब्लिक इनको पैसे दे देगी। अब इस पे लिखा होता है कूपन। कूपन क्या होता है? कूपन बॉन्ड क्या होते हैं? कूपन बॉन्ड में आपको रेगुलर इंटरवल के बाद, लेट से ये जो बॉन्ड है 5 साल का है, रेगुलर इंटरवल लगा लो, हर 6 महीने में, हर 6 महीने में आपको कुछ कूपन मिलेगा। कूपन लेट से 10 रुपए का हो सकता है, 20 रुपए का हो सकता है। और कभी कभी जो ये कूपन होता है ना, ये इन्फ्लेशन लिंक्ड भी हो सकता है। जनरली इन्फ्लेशन लिंक्ड जो कूपन है ना, ये इश्यू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, जिसपे क्वेश्चन भी आया हुआ है, दिखाता हूं मैं। ये रहा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको कूपन वाला सिस्टम समझ में आ गया होगा, कूपन क्या होते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़े। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है? बेसिकली नवंबर 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ताकि जो भारत लोगों के पास मतलब कि जो घरों में सोना पड़ा हुआ है उसका अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, और हमारा जो इम्पोर्ट बिल है गोल्ड का उसको कम किया जा सके। ये बेसिकली उस पर्पज के लिए था। और यही था कि लोग सोना क्यों खरीदते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उसकी कीमतें बढ़ती रहती है। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला आप अपने गोल्ड को डिपॉजिट कर सकते हो, जैसे जैसे गोल्ड की कीमतें बढ़ेगी, आपके जो गोल्ड है जो आपने डिपॉजिट किया उसकी भी कीमतें बढ़ती रहेगी। तो आपको यानी कि ऐसे हाथ में गोल्ड नहीं रखना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियस सी बात है, घर में गोल्ड रखना वैसे भी थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है, नहीं? अगर बहुत ज्यादा गोल्ड हो, काफी सारी दिक्कतें आ सकती है, नहीं? चोरी चारी एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें। तो ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इसलिए लाई गई थी। अब इसमें क्या है, आइडल गोल्ड जो इंडियन हाउस होल्ड के पास पड़ा है उसको इकोनॉमी में लेकर ना, बिल्कुल ठीक है। एफडीआई प्रमोट करना, बिल्कुल गलत। इंडिया की डिपेंडेंस गोल्ड पे, गोल्ड इंपोर्ट पे कम करना, बिल्कुल ठीक। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ओके, क्या वेंचर कैपिटल क्या होता है? वेंचर कैपिटल कुछ नहीं होता, एक बेसिकली मतलब कि कुछ वो होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं या कोई फर्म्स होती है, जो कि किसी इंडिविजुअल के स्टार्टअप में या किसी बड़ मतलब उनको लगता है कि इस स्टार्टअप में कुछ मतलब बात है, वहां पे वो फंड करते हैं, तो इनिशियल फंडिंग यही देते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल स्टार्टअप, मतलब लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं? ये एक इंडिविजुअल होते हैं जो कि कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल होते हैं। वेंचर में फर्म भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ठीक है। ये जनरली लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, ये सीड फंडिंग वगैरह होती है, ठीक है। और बस एंजल इन्वेस्टर जो है ना, बदले में क्या लेते हैं? इक्विटी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट में आता है? कैपिटल मार्केट में स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, डेरिवेटिव, ये सब आता है। मनी मार्केट में ट्रेजरी बिल हम लोग कर चुके हैं, टी बिल, कमर्शियल पेपर कर चुके हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेस एग्रीमेंट, ये सब हम लोग कर चुके हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट नहीं आएगी, बॉन्ड मार्केट कैपिटल मार्केट में आएगी। स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट में आएगी। कोल मनी और ट्रेजरी बिल दोनों आएंगे, तो आंसर होगा बी ओनली।
इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि जनरली लेट से गवर्नमेंट ने वो निकाला, क्या नाम है, कूपन बॉन्ड निकाले, कूपन बॉन्ड निकाले, ठीक है, मतलब कि वो कूपन बियरिंग बॉन्ड निकाले, कूपन बियरिंग बॉन्ड्स यानी कि काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट ने इशू किया, बदले में पैसा मिलेगा। अब जिन्होंने खरीदा है, लेट से कूपन उनको मिल रहा है 6-6 महीने में, 6-6 महीने में 10-10 रुपया कूपन मिल रहा है, तो गवर्नमेंट पे बर्डन ही है ना एक तरह से, बिल्कुल है। अब गवर्नमेंट को ये श्योरिटी है कि हो सकता, मतलब कि उनको ये मालूम है वो अच्छे से देश चला रहे हैं और ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं जाएगा, तो वो क्या किया उन्होंने, उन्होंने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड निकाल दिए, यानी कि जो यहाँ पे कूपन मिलेगा ना, वो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड मिलेगा, मतलब कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे ये जनरली फिक्स होता है, और जीरो कूपन बॉन्ड भी होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड में कोई भी कूपन नहीं मिलता, ठीक है। कूपन बॉन्ड में आपको एक रेगुलर टाइम के इंटरवल पे कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं। और अगर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड पे क्या हो जाएगा कि कूपन मिलेगा तो सही, लेकिन वो लिंक्ड होगा, किससे लिंक्ड होगा, इन्फ्लेशन से। जिस प्रकार से इन्फ्लेशन बढ़ेगा घटेगा, आपका कूपन भी बढ़ता घटता रहेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस कूपन रेट ऑन इट्स बोरोइंग बाय वे ऑफ आईआईबी, बिल्कुल ठीक है भाई, गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकते हैं ना, पॉसिबल कैन पूछ रहा है ये, बिल्कुल। अगर इन्फ्लेशन देश में कम है तो ऑब्वियस सी बात है कूपन रेट जो है वो भी कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल है। आईआईबी प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल ठीक है, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि यार इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा, राइट। इन्वेस्टर, मतलब सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन आईआईबी पे टैक्सेबल नहीं है भाई, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि टैक्सेबल ना हो, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ए ओनली, ए, ठीक है, 1 और 2। नाउ इंटरेस्ट, अब देखो, अब आप लोग लेट्स से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड वाले भी आगे कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्ट करते होंगे, राइट, ताकि आपको वो पैसा कमा के दे सके। तो लेट्स से म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया इनविट में, इनविट क्या होता है, इनविट का मतलब समझ लो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और एक होता है रिट्स, ये क्या होता है, ये होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ये लोग मतलब म्यूचुअल फंड वाले इसमें इन्वेस्ट करें, तो ये कौन हो गए, ये हो गए बोरोवर, हो गए बोरोवर, सिंपल है, बोरोवर हो गए, ठीक है। अब इससे जो भी पैसा कमाएगा, मतलब इन्होंने पैसा कमाया म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड ने जो पैसा कमाया वो आगे दिया, टैक्स वैक्स काट के एंड ऑल दैट, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, टैक्स तो कटेगा ना, इस पे टैक्स तो लगेगा ना, जब कुछ गेन हुआ है तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 2023 का क्वेश्चन है ये। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड टैक्सेबल है। ये गलत है भाई, कि कोई ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जो एग्जेम्प्टेड हो, ये सेम पैटर्न पे है कहीं ना कहीं, ये आपका 2022 का, ये 2023 का, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड ठीक है, कि इनविट्स को बोरोवर माना गया है सरफासी के अंदर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट नाउ। नेक्स्ट है कि बॉन्ड यील्ड और इससे रिलेटेड चीजें हैं, एक बार इसको कवर कर लेते हैं। देखो, बॉन्ड यील्ड क्या होता है, आप पहले समझो, बॉन्ड है जैसे एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, एक कंपनी है उसको पैसे चाहिए, पीस ऑफ पेपर है, उसने निकाला कि फेस वैल्यू है बॉन्ड की 200 रुपए, कितनी है, 200 रुपए, ठीक है। और कितने सालों के लिए चाहिए उसको, उसको चाहिए 5 सालों के लिए, बॉन्ड की वैल्यू है 200 रुपए, 5 सालों के लिए चाहिए। कूपन कितना है, कूपन है 10%, यानी कि 20 रुपए मिलते रहेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम कितनी है, 20 रुपए है एक तरह से, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम कहीं ना कहीं 20 रुपए है, इसको ऐसे समझ लो, ओके, इंटरेस्ट इनकम 20 रुपए। अब इमेजिन ए सिनेरियो, थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड प्राइस कितना है, 200 है ओवरऑल, बॉन्ड यील्ड कितनी होगी, 10% की होगी, क्योंकि 20 रुपए मिल रहे हैं। अब लेट से एक्स वाई जेड को थोड़े टाइम के बाद पैसों की जरूरत पड़ी, ठीक है, ये मार्केट में गया, ठीक है, मार्केट में जाके इसने जो, ये है ना बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है, या तो इसको ऐसे समझ लो, इस बॉन्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, तो इसने इस बॉन्ड को बेच दिया कितने रुपए में, 220 रुपए में, 220 रुपए में। ये जो चीज है ना, मेच्योरिटी कूपन रेट इंटरेस्ट इनकम, ये फिक्स रहेगा थ्रू आउट, जब तक बॉन्ड है ना ये फिक्स रहेगा हमेशा। अब 220 रुपए है फेस वैल्यू किसकी, बॉन्ड की, ठीक है। बॉन्ड प्राइस बढ़ गया, बॉन्ड प्राइस बढ़ गया, 220 पहले मिल रहे थे 200 रुपए में 20 रुपए मिल रहे थे, अब 220 रुपए में 20 रुपए मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड यील्ड जो है वो कम हो गई ना। अब बॉन्ड यील्ड होगी 9.09, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड प्राइस बढ़ गया तो यील्ड कम हो गई, आपको ये याद रखना है। अब लेट से एबीसी को भी बेचना पड़ गया, इसको कुछ जरूरत थी, तो इसने 220 रुपए का बॉन्ड बेचा 210 रुपए में, ठीक है। पहले 220 रुपए पे 20 रुपए मिल रहे थे, तो 9.09% वो था बॉन्ड यील्ड। अब 210 पे 20 रुपए मिलेंगे, तो अब कितना हो गया, अब हो गया 9.52%, ठीक है। यानी कि बॉन्ड प्राइस जब बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड जो है वो कम होगी, और जब बॉन्ड यील्ड कम होगी,
मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है इनमें आपस में, ठीक है। अगर बॉन्ड यील्ड कम हो रही है तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड ज्यादा हो रही है तो बॉन्ड प्राइस घटेगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, आपको याद रखना है। अब आपको सिंपल इतना याद रखना, बॉन्ड प्राइस कैसे कम होगा या ज्यादा होगा, कैसे कम होगा, या तो एकदम से जिस कंपनी का बॉन्ड है उसके एकदम से डिमांड बढ़ जाए मार्केट में, ठीक है, या तो ये रीजन हो सकता है, या इस बॉन्ड प्राइस की सप्लाई ही बहुत लिमिटेड हो इकोनॉमी में, ठीक है, और सबको चाहिए सप्लाई लिमिटेड है, तो बॉन्ड प्राइस बढ़ सकता है। जैसे ही बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा बॉन्ड यील्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बॉन्ड पे लिखा होगा ना, इंटरेस्ट इनकम एंड ऑल दैट, वो सारा सेम ही रहेगा। ओके, अब देख लेते हैं। लेट्स से गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग को इंक्रीज कर लिया, गवर्नमेंट ने अपनी बोरोइंग को इंक्रीज कर लिया, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट अगर अपनी बोरोइंग को इंक्रीज कर रही है तो इससे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सप्लाई है वो इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बोरो कैसे कर रही है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक इनको पैसा देगी। तो लेट्स से गवर्नमेंट ने ज्यादा बोरो किया तो ज्यादा गवर्नमेंट सप्लाई होगी मार्केट में। अगर ज्यादा गवर्नमेंट सप्लाई है मार्केट में तो जो बॉन्ड प्राइस है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्राइस, वो कम होगा ज्यादा होगा, सप्लाई ज्यादा है डिमांड सेम है, तो ऑब्वियसली बात है भाई बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगा। बॉन्ड प्राइस कम होगा तो बॉन्ड यील्ड ज्यादा हो जाएगी, तो गवर्नमेंट बोरोइंग को यील्ड रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ लेट्स से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गया। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो इंटरेस्ट रेट है आरबीआई, वो मतलब जो इंटरेस्ट रेट है इकोनॉमी में वो बढ़ेगा या घटेगा, वो बढ़ेगा। क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन क्यों है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है। तो बेसिकली क्या किया आरबीआई ने कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, कॉन्ट्रेक्शनरी, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन अपनाएगी ना, क्योंकि वो मार्केट से पैसे को क्या करना चाहती है, सक आउट करना चाह रही है, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा भाई, इस सिनेरियो में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, डिपॉजिट वाले को भी और लोन वाले को भी। डिपॉजिट वाले इंटरेस्ट रेट को अगर बढ़ा दिया गया तो डोंट यू थिंक सो, जिन लोगों ने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर यहाँ पे लेट से 8% मिल रहा है और बॉन्ड में मिल रहा है इनको 6%, तो लोग अपने बॉन्ड को बेच के बैंक में पैसे जमा कराए, क्योंकि बैंक में 8% मिल रहा है। तो क्या करेंगे, डिपॉजिट को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिपॉजिटर्स को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा भाई, इससे क्या होगा, जो लोग है ना वो अपने बॉन्ड को सस्ते में बेच के चले जाएंगे। लेट से किसी ने 200 रुपए में खरीदा है तो वो 190 रुपए में बेच के चला देगा, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड प्राइस क्या हो गया, बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हो गया। बॉन्ड प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है, डिक्रीज इन बॉन्ड प्राइस, जिसकी वजह से डिक्रीज इन डिमांड फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आई होप गाइस दिस इज क्लियर, ठीक है। ये मतलब बेसिकली ऐसे चलेगा, मतलब ये मैंने सीक्वेंस में बता दिया। अगर डिपॉजिट अट्रैक्टिव है तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लोग वो कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगा, बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगा और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी, ठीक है। आप कैसे भी समझ लो, आगे से पीछे से भी, नो इशू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यूएसए। यूएसए में एक है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग ऐसे समझ लो, क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि वो पैसा चाहते हैं मतलब कि इकोनॉमी में आए। फेड टेपरिंग का मतलब है कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटी ईजिंग कर दी यूएसए के बैंक ने, ठीक है, यानी कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, यानी कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट वगैरह घटा दिए, ठीक है। तो क्या होगा इससे, तो इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटा दिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, एकदम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। फैट टेपरिंग, फैट टेपरिंग का मतलब क्या है, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फैट टेपरिंग पे, बेसिकली यूएसए के बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हर कोई अब बैंक में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। अगर इनकी डिमांड बंद बंद हो जाएगी तो मतलब कि कम हो जाएगी, तो बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस जो है वो कम हो जाएगा और बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। आई होप गाइस दिस इज क्लियर। इससे सिंपल लैंग्वेज में मैं नहीं समझा पाऊंगा, प्लीज आप लोग एक बार और वीडियो को देख लीजिए पीछे करके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इन्फ्लेशन एक्शन ऑफ यूएसए बैंक, बिल्कुल ठीक। रिजर्व बैंक, इन्फ्लेशन, ठीक है, ऑल थ्री, ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन है कि रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमेट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल। ये बेसिकली एक नोटिफिकेशन आया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, आप और हम जैसे जो लोग हैं, वो अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये जो नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है आरबीआई का, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और जो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, ये आरबीआई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ नहीं है। आप खुद ही सोचो यार, अगर आरबीआई को स्टार्ट भी करेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ करेगा, सेबी के साथ करेगा, ऑब्वियसली बात है सेबी के साथ करेगा, है नहीं, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो उसके नीचे आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। बेसल थ्री और सिंपली बेसल थ्री क्या होता है, ठीक है, बेसल एकॉर्ड और सिंपली बेसल थ्री। देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है कि आपका जो रिस्क वेटेड एसेट है उसका कुछ परसेंटेज,
मतलब बेसिकली इसको समझो, बैंक जब भी लोन देता है ना किसी को, तो उसमें ना कुछ रिस्क होता है, कुछ रिस्क होता है, ठीक है। लेट्स से बैंक ने कॉर्पोरेट को लोन दिया 100 रुपए का। अब इसमें जो रिस्क है ना वो है 20%, ठीक है। 20 रिस्क का जो है वो 20% है। तो जनरली 20% 100 रुपए का कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। अब बेसिकली अकॉर्डिंग टू बेसल, और अकॉर्डिंग टू बेसल ये बोला गया है कि जो आपका रिस्क वेटेड एसेट है ना, मतलब कि आपके लोन अमाउंट में कितना परसेंट रिस्क है, 20% है। 100 रुपए का 20%, 20 रुपए हो गया। इस 20 रुपए का 8% आप साइड में रख दो, ठीक है। आप इस 20% का 8% साइड में रख दो। हो सकता है फ्यूचर में आपका बैंक डिफॉल्ट कर जाए, तो अब ये लास्ट बड़े स्केल पे होता है, ठीक है। तो 8% साइड में रख दो, लेकिन आरबीआई बोलता है 9% रखो। एज पर बेसल तो है 1.60। और अगर हम लोग आरबीआई के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमको 9 रुपए यानी कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा ये, 1.8 रुपीज, 1.80 रखने पड़ेगा, ठीक है, एज पर आरबीआई, क्योंकि आरबीआई 1% ज्यादा बढ़ा के बोलता है, ओके। तो ये जो ये है ना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये बेसिकली बैंक अपने खुद के पैसे से रखता है। जो ये 1.80 रुपया रखा है ना, या 1.60 पैसा रखा है, ये आरबीआई मतलब बैंक ने अपने पैसे से खुद से रखा, और ये इंडिविजुअल बैंक रखता है, ठीक है। लेकिन जो ये है ना बेसल 8% और 9%, ये बैंक खुद डिसाइड नहीं करता, ये आरबीआई डिसाइड करता है या फिर बेसल डिसाइड करता है, ठीक है। ओके। अब लेट्स से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में 100 रुपए का लोन दिया, इसमें रिस्क है भाई 50%। तो 50%, 100 का कितना, 50 रुपए, 50 का 8%, 4 रुपए आपको इसमें रखना है। और अगर आरबीआई के अकॉर्डिंग देखोगे 50 का 9%, 50 का 9% कितना हो जाएगा भाई, 50 का 9% निकाल लेना, वो आपको अलग से रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। या 4% नहीं है, 4 रुपये आएगा, ठीक है। 50 का 8%। तो अब हम लोग देख लेते हैं बेसल 3 क्या है। ये बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को डील करने के लिए, ताकि कोई फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस आए आए तो उससे मैनेज कर सके। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड, बिल्कुल ठीक है, खुद के फंड में टू ऑफसेट एनी लॉस, मतलब कोई भी अगर फ्यूचर में लॉस हो जाए तो उस सिनेरियो से बचने के लिए, टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर फेल टू रिपे ड्यूज, ठीक है। मतलब जिसको भी लोन देते हैं वहां पे कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है इंडिविजुअल बैंक डिसाइड करता नहीं, ये बेसिल या आरबीआई डिसाइड करता है। तो आंसर हो गया ए ओनली। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है 12th 5 ईयर प्लान का, फास्टर सस्टेनेबल मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th 5 ईयर प्लान का था टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी थी, सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान 1944 में था, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे बॉम्बे के बड़े बड़े, और उन्होंने यहाँ पे बैठ के डिस्कस की थी चीजें, ठीक है। मतलब कि कैसे भारत में इंडस्ट्री वगैरह को प्रमोट किया जाए, इसी को बॉम्बे प्लान बोलते हैं। और इन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट का कुछ इंटरवेंशन भी जरूरी है, ठीक है। पीपल्स प्लान 1945 में एम एन रॉय ने इसको ड्राफ्ट किया था। इसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी। ये प्लान 10 सालों के लिए था। इन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर का जितनी प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड उसका नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। गांधीयन प्लान 1944 में आया था। इस प्लान को ड्राफ्ट किया था श्रीमन नारायण ने, जो कि प्रिंसिपल थे वारधा कमर्शियल कॉलेज के। इन्होंने एम्फेसाइज किया था डिसेंट्रलाइजेशन विद प्राइमेसी टू रूरल डेवलपमेंट, यानी कि गांव की डेवलपमेंट, पोर्ट इंडस्ट्री की डेवलपमेंट। सर्वोदय प्लान 1950 में आया था। इसको ड्राफ्ट किया था जयप्रकाश नारायण ने। ये प्लान इंस्पायर्ड था गांधीयन प्लान और सर्वोदय प्लान से, जो कि विनोबा भावे के थे। ये प्लान जो है एम्फेसाइज करता है एग्रीकल्चर स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री पे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951-56 में बेसिकली क्या होता था प्लान में, एक तो होती थी टारगेटेड ग्रोथ, और एक होता था एक्चुअल टारगेट, मतलब कि अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। नो रेलेवेंट, बस मैंने एक डेमो के लिए डाल दिया ये, लेकिन अब रेलेवेंट नहीं है, आपको नहीं याद रखना कि टारगेट ग्रोथ कितनी थी, एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई है। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हेरोड डोमर मॉडल को पे बेस्ड था। ये मैं आपको जब मेंस की क्लासेस लूंगा उसमें मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। हेरोड हेरोड डोमन मॉडल पे ये बेस्ड था। इनका मेन फोकस जो था ना वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे था इसमें। जहाँ पे मेटूर डैम, हीराकुंड डैम, भाखड़ा डैम, आपको ये बताने हैं मेटूर, यूपीएससी का क्वेश्चन है ऑलरेडी, हीराकुंड और भाखड़ा ये कौन सी नदी पे बनाए गए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना। डू कमेंट प्लीज, डू कमेंट, ओके। सेकंड 5 ईयर प्लान टीसी महालेनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ज्यादा वो दी गई तवज्जो। और यहाँ पे भिलाई, मतलब जो ये प्लांट है, स्टील प्लांट है, इसको वो बनाया गया। दुर्गापुर, जमशेदपुर, इन सबको यहाँ पे बनाया गया। थर्ड 5 ईयर प्लान को गडगिल योजना भी बोलते हैं।
इसका मेन टारगेट था कि इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाना, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग ना यूएसए से ना व्हीट एक्सपोर्ट वगैरह करते थे, ठीक है। और चाइना और इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से हम इस प्लान को, मतलब यहाँ पे जो टारगेट बना उसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो फिर बाद में 1966 के बाद 3 एनुअल प्लान आते थे हर एक, मतलब कि एक एक साल के, जो कि एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करते थे। 1966 का टाइम था, तो यहाँ पे वो जय जवान जय किसान, एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है। ओके, और इन्हीं को हम लोग प्लान हॉलीडे भी बोलते हैं। 1966 से लेके 67 के टाइम को प्लान हॉलीडे, क्योंकि कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया था। फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था 1969 में। यहाँ पे नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, इंदिरा गांधी के द्वारा। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 में। यहाँ पे बेसिकली जो फोकस है वो प्राइम प्राइम मिनिस्टर के 20 पॉइंट प्रोग्राम पे शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर सेक्टर को दी गई थी। ये वो वाला टाइम है 1976, जहाँ पे बैंक नेशनलाइजेशन चल रहा है, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बनता जा रहा है, क्योंकि 1972 में कन्वेंशन हो रही है, ठीक है। 1971 में रामसर कन्वेंशन हो रही है, ठीक है। और साइट सारा 1973 में, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, 1976 में आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, ये सब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है यहीं पे। और यहीं पे आप लोग पीएसएल नॉर्म्स, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये सब इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। रोलिंग प्लान आया था 1978 से 80 के बीच में, 2 साल का प्लान था, ठीक है। इसको फिफ्थ ईयर प्लान की कंटिन्यूएशन में ही माना जाता है। सिक्स ईयर, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी इरेडिकेशन था, और फैमिली प्लानिंग को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। सेवन 5 ईयर प्लान, सिक्स 5 ईयर प्लान में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी इंट्रोड्यूस की गई थी, छोटे से लेवल पे। सेवन 5 ईयर प्लान ये जनरली सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाने के लिए यूज किया गया था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी मिली थी पब्लिक सेक्टर पे, ठीक है। एट 5 ईयर प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, यहीं पे आपके एलपीजी रिफॉर्म आए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़े थे, हमारा ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव हुआ था। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में फोकस था ग्रोथ ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी पे। 10th 5 ईयर प्लान में जनरली आपको ये याद रखना, 10th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, कि यहाँ पे ना एफोरेस्टेशन मेजर, यानी कि पेड़ लगाओ, इस तरह की चीजें ज्यादा यूज की गई थी, ठीक है। ये टारगेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस, ये सारी चीजें। 11th 5 ईयर प्लान सी रंगराजन ने प्रिपेयर किया था, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 12th 5 ईयर प्लान फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ये पूछा था बेसिकली, थीम पूछी थी, ठीक है। तो गाइज आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, कि फ्रॉम द सेकंड, ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन, टू बी ऑनेस्ट। 5 ईयर प्लान में कुछ भी एक्सप्लेन करने वो मतलब कोई कंसेप्ट नहीं है सच। जहाँ पे कंसेप्ट होगा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये दो क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ पे किया हम लोगों ने क्या, जब हम लोगों ने मेजर और माइनर मिनरल्स किए थे, ठीक है। हमारी इकोनॉमी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू, जय हिंद, एंड प्लीज डू कमेंट कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। सिर्फ देख के मत जाओ, थोड़ा मोटिवेशन हमें भी मिलना चाहिए। 200-300 व्यूज आते हैं हर एक वीडियो पे, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियोस जस्ट फॉर यू गाइज। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद।